हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला अकेडमी। दोस्तों, हरियाणा जीके हम पढ़ रहे हैं। हरियाणा जीके में हरियाणा के जो इतिहास के स्रोत हैं वो हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने हरियाणा का जो प्राचीन काल का इतिहास है उसके स्रोत पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जो मध्यकालीन इतिहास है उसके स्रोत क्या है। स्रोत में जैसे दोस्तों कि उस समय की जो किताबें हैं या फिर उस समय का जो मतलब संरचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, संरचनाएं हैं या फिर शिलालेख हैं। ठीक है, तो उन चीजों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो क्या है, इतिहास के स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, अगली बात सुनिए, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। देखो, सन 1966 से पहले तो देखो हरियाणा है वो किसका हिस्सा था दोस्तों? हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। ठीक है, हरियाणा किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा। ठीक है, तो उस समय से 1966 से पहले तो हरियाणा का इतिहास किसके साथ था? ये था पंजाब के साथ। तो उस समय इस क्षेत्र के इतिहास को पढ़ने के लिए कोई अलग से हमें इतिहास पढ़ना जरूरी नहीं था। जो पंजाब का इतिहास था वही हरियाणा का इतिहास था। उसके बाद 1966 के बाद हरियाणा अलग से एक प्रदेश बन गया। तो इसका जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो इतिहास है उसको फिर से मतलब पढ़ने की एक जरूरत समझी जाने लगी। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो इतिहास था वो संपूर्ण पंजाब का इतिहास था। ठीक है, हरियाणा इसका हिस्सा था पहले पंजाब का 1966 से पहले। तो क्या था कि पंजाब का जो इतिहास है वो हरियाणा के साथ पढ़ा जाता था। ठीक है, सॉरी, हरियाणा है वो पंजाब के इतिहास में ही पढ़ा जाता है। तो इतिहास, मध्यकालीन इतिहास जो हरियाणा का है उसके निर्माण में बहुत सारी सामग्रियों का योगदान है। इसमें सबसे पहले है अभिलेखागारीय सामग्री। ठीक है, जो अभिलेख हमें मिले हैं अलग अलग जगह से, उनसे हम क्या करेंगे, इतिहास का एक अनुमान लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखो हरियाणा और आसपास के जो राज्य है ना उनके जो म्यूजियम है, अभिलेखागार क्या होता है दोस्तों? म्यूजियम। उन राज्यों के म्यूजियम के अंदर जो स्रोत रखे गए हैं उनमें भी हरियाणा का जिक्र है। जैसे राजस्थान का जो अभिलेखागार है यानी म्यूजियम है, कहाँ पे स्थित है? बीकानेर। तो उसमें भी जो सामग्री उपलब्ध है वो क्या करती है, राज्य के आर्थिक व सामाजिक जीवन के ऊपर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। फिर आता है पंजाब। पंजाब का म्यूजियम है जो राज्य अभिलेखागार है, कहाँ पे स्थित है? पटियाला। ठीक है, पटियाला के अंदर स्थित है। तो देखो दोस्तों, पटियाला पुराने टाइम में एक रियासत भी थी, पटियाला रियासत थी। ठीक है, पटियाला रियासत। और जींद जो आज हरियाणा का हिस्सा है पहले वो किसका हिस्सा था? पटियाला रियासत। ठीक है, पटियाला में मध्यकालीन हरियाणा के मुगल साम्राज्य, ठीक है, मुगल राज्यों से संबंधित सामग्री उपलब्ध है। यानी मुगलों के शासनकाल से संबंधित जानकारी कहाँ पे है? वो है पंजाब के राज्य अभिलेखागार। वो कहाँ पे है? पटियाला। ठीक है, अब देखो मध्य प्रदेश का म्यूजियम है अभिलेखागार, उसमें किस से संबंधित है दोस्तों? मराठों से संबंधित। 1789 से लेकर 1803 के बीच में जो मराठों का इतिहास रहा है हरियाणा के अंदर, उसके कागजात हमें कहाँ उपलब्ध है दोस्तों? वो है मध्य प्रदेश के म्यूजियम। ठीक है, अब देखो ये सीतामऊ, ये कहाँ है? यूपी के अंदर। इसके अंदर एक पुस्तकालय है सीतामऊ जगह के ऊपर, रघुवीर सिंह पुस्तकालय। इसमें क्या है दोस्तों? अब अखबार दरबार मुआला के नाम से बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। और ये है जहंदर शाह फरुखसियर। ये किस साम्राज्य के शासक है दोस्तों? ये मुगल साम्राज्य के शासक है, मुगल साम्राज्य के शासक है। तो मुगल साम्राज्य के बारे में एक और पुस्तकालय है, कौन सा? रघुवीर सिंह पुस्तकालय, उसके अंदर लिखा गया है। इससे पहले कौन सा था दोस्तों? पंजाब राज्य अभिलेखागार। ठीक है, अब देखो ये है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार।
यानी नेशनल म्यूजियम। तो नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम के अंदर ये क्या मिलता है दोस्तों, मुगल कालीन इतिहास है, उत्तर मुगल कालीन, ठीक है। उत्तर का मतलब होता है बाद, यानी मुगल काल के बाद का जो इतिहास है वो कहाँ पे मिलता है, नेशनल म्यूजियम के अंदर, ठीक है। झील से जुड़े कुछ कागजात पंजाब अभिलेखागार में है, ठीक है। तथा रेवाड़ी के कागजात कहाँ पे हैं दोस्तों, राव विजपाल सिंह के पास सुरक्षित है। राव विजपाल एक शासक के परिवार से आते हैं, राव विजपाल सिंह उस समय के जो शासक थे उनके परिवार से आते हैं। तो राव विजपाल सिंह के पास सुरक्षित है, जो मुगल काल की, ठीक है, मुगल काल की पुस्तकें। देखो अब उस समय की पुस्तकें भी उस समय के इतिहास के बारे में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पुस्तकों में उपलब्ध सामग्री के आधार पर पुस्तकों को दो भागों के अंदर बांटा जाता है, ठीक है। यानी पुस्तकें हैं वो भी कितने प्रकार की हैं, दो, ऐतिहासिक व साहित्यिक, ठीक है। और दूसरा है बक्खर, ठीक है। पहला कौन सा है, ऐतिहासिक व साहित्यिक कृतियां, दूसरा है बक्खर। ऐतिहासिक व साहित्यिक कृतियों के अंदर देखो कौन कौन सी बुक है। देखो अलबरूनी, अलबरूनी है, उसकी पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों, तहकीकाते हिंद, ठीक है। और तहकीकाते हिंद के बाद अंदर किसके बारे में दिया गया है, मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी ने जो थानेसर के ऊपर आक्रमण किया था उसके बारे में भी इसी किताब के अंदर दिया गया, इसके अंदर तहकीकाते हिंद के अंदर, ठीक है दोस्तों, तहकीकाते हिंद के अंदर। अब ये क्या है, इसके बाद आता है एक और है कुतुबी। ये उत्तरी लिख रखा है ना दोस्तों, इसकी जगह आएगा कुतुबी। क्या आएगा देखो, मैं लिख देता हूँ, कुतुबी, ठीक है। कुतुबी की पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों, कुतुबी की पुस्तक का नाम था तारीखे यामीन, ठीक है। कुतुबी की पुस्तक का नाम था तारीखे यामीन, ठीक है। और दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। और वहाबी की पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों, तारीखे सुबुक्तगीन, ठीक है। ये उस समय के लेखक थे जिन्होंने इतिहास के बारे में लिखा है या फिर साहित्य के बारे में लिखा है। साहित्य जैसे उस समय का क्या संस्कृति थी, क्या खान पान था, ठीक है। तारीखे सुबुक्तगीन में किसके बारे में जिक्र मिलता है दोस्तों, मासूद, मासूद या मसूद। ये कौन था दोस्तों, ये था मोहम्मद का भतीजा, मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद का भतीजा, जो मोहम्मद गजनवी है उसके भतीजे के बारे में बताया गया, ठीक है। क्या लिखा गया है इसके अंदर, 1038 ईस्वी में फांसी पर विजय प्राप्त की, किसने, मसूद ने। ये किसके अंदर लिखा गया है दोस्तों, तारीखे सुबुक्तगीन के, ठीक है। अब एक और लेखक है निजामी, इन्होंने कौन सी बुक लिखी, ताजुल मासिर, ठीक है। अब ये ताजुल मासिर के अंदर क्या है दोस्तों, ताजुल मासिर के अंदर है मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के बारे में और तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में। तराइन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ऐसा माना जाता है इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, ठीक है। और मोहम्मद गोरी ने इसको पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना दिया, ठीक है। मिनाज की पुस्तक, ठीक है, मिनाज की पुस्तक, एक और लेखक है मिनाज, इनकी पुस्तक का नाम है तबकाते नासिरी, ठीक है, तबकाते नासिरी। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाती है दोस्तों, तबकाते नासिरी जो पुस्तक है उसके अंदर पहली बार क्या किया गया था दोस्तों, तबकाते नासिरी के अंदर पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। तबकाते नासिरी के अंदर पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। आगे बात समझो, ठीक है ना, देखो ये है हमारा, इसका वर्णन मिलता है सबसे पहले, हरियाणा का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तबकाते तबकाते नासिरी के, ठीक है।
तुगलकों के समय, ठीक है, तुगलकों के समय एक अफ्रीकी यात्री, ठीक है, अफ्रीका का एक यात्री है, क्या नाम था उसका, इब्न बतूता, बाहर का कौन आया था दोस्तों, इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है किताबुल रहला, ठीक है, किताबुल रहला। अब किताबुल रहला के अंदर किस चीज का जिक्र मिलता है, देखो दोस्तों, आसी, हिसार और सिरसा के क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है इसके अंदर, किताबुल रहला के अंदर। अब देखो तारीख फिरोज शाही, किसकी पुस्तक है दोस्तों, ये है अफीक की, इसकी है अफीक की। और सर हिंदी, एक और जो लेखक हैं सर हिंदी, उनके ग्रंथ का क्या नाम है, तारीख मुबारक शाही, ठीक है दोस्तों, तारीख मुबारक शाही, ठीक है। अब बाबर की पुस्तक का नाम देखो, बाबर नामा, बाबर नामा, दूसरी है तुजुके बाबरी। देखो नामा शब्द जिसके पीछे आ गया, नामा, नामा जिसके पीछे लिखा मिलेगा, इसका मतलब ये टर्किश के अंदर, तुर्की की जो भाषा है टर्किश, उस भाषा के अंदर लिखा गया है, ठीक है। बाद में इसका अनुवाद हुआ है, वो किसी और ने किया था, नाम का है उसका नाम, दूसरी भाषाओं के अंदर, और जो लेखक थे उन्होंने इसका अनुवाद किया था। तो नाम से हमें पता चल सकता है कि किस भाषा की पुस्तक है, नामा किसी के पीछे लगा है तो किस भाषा की है, टर्किश भाषा की, ठीक है। हुमायूं नामा, देखो अब हुमायूं नामा, ये भी किसके अंदर लिखी है, टर्किश के अंदर। इसकी लेखक कौन है, गुलबदन बेग, गुलबदन बेग। तारीख शेर शाही, पुस्तक किसने लिखी, मिर्जा हैदर, ठीक है। ये दोस्तों किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन ये वो किताबें हैं जो इम्पोर्टेंट। इसके बाद आता है अकबरनामा और आईने अकबरी, ठीक है दोस्तों। मुगल काल में अकबर का शासन सबसे अच्छा समझा जाता है, ठीक है, सबसे अच्छा शासन किसका समझा जाता था, अकबर का। वो क्यों, क्योंकि इस समय देखो शासन का तरीका जो अकबर का था वो अच्छा था, क्यों, न्यायमूल लोगों। दूसरा क्या था कि इस समय रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस मतलब, रिलीजियस का क्या मतलब होता है दोस्तों, धार्मिक, यानी धार्मिक सहिष्णुता थी, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता थी। कैसे, धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है दोस्तों कि अकबर किस धर्म से को मानने वाले थे, वो थे इस्लाम को मानने वाले, लेकिन वो दूसरे धर्म के लोगों के प्रति कट्टर नहीं थे, ठीक है। जैसा कि आगे औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं ना, कि वो दूसरे धर्म के जो व्यक्ति थे उनके प्रति कट्टर था, ठीक है। हिंदुओं का उन्होंने बहुत ज्यादा खून बहाया। या फिर आप सिख समुदाय का देखेंगे तो उनके प्रति भी जो औरंगजेब है उनकी नीति धार्मिक कट्टरता की रही है, ठीक है। तो अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी दोस्तों, अबुल फजल, ठीक है। उसके बाद आता है तुजुके जहांगीरी, ठीक है, तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी ये किसने लिखी दोस्तों, ये लिखी जहांगीर ने, ठीक है। अब आते हैं, ये है इंपॉर्टेंट पुस्तक मध्यकालीन की, ठीक है, ऐतिहासिक व साहित्यिक। अब बात आती है बख्तर। बख्तर क्या होता है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन है, इसके अंदर है राजा या सेना नायक की जो स्थिति होती थी उसके बारे में जब लेखक लिखते थे तो उस पुस्तक को क्या बोलते थे दोस्तों, बख्तर, बख्तर, ठीक है, बख्तर, उसको बोलते थे बख्तर। अब आती है पुरातात्विक सामग्री, यानी ऐसी सामग्री जिनको जमीन के नीचे से खुदाई करके निकाला गया। देखो अब भवन व स्मारक आते हैं कि उस समय भवन कैसे बनाए जाते थे, कौन सी स्थापत्य कला थी, स्थापत्य कला कैसे, जैसे मंदिर का डिजाइन देखो दोस्तों, मंदिर का डिजाइन आप अलग अलग जगह जाएंगे तो मंदिर का डिजाइन आपको अलग अलग मिलेगा। कैसे, देखो किसी जगह आपको मिलेगा बिल्कुल ऐसे, देखो जैसे साउथ के अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा डिजाइन नहीं मिलेगा, ठीक है, ऊपर से बंद हो रही है और नीचे से क्या है
उसकी शेप खुल रही है, ठीक है। फिर आप कई जगह देखोगे तो आपको गुम्बद टाइप मिलेंगे, ठीक है, गुम्बद टाइप मिलेंगे जिनके ऊपर एक शिखर होता है। तो ये अलग अलग स्थापत्य कला है। कोई द्राविडियन, साउथ के अंदर कैसे मिलते हैं दोस्तों, द्राविड कला के मंदिर मिलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, गांधार आर्ट स्कूल, ठीक है, ये भी एक अलग स्थापत्य कला थी। मथुरा आर्ट स्कूल, ये अलग अलग स्थापत्य कला है। तो जो भवन है वह स्मारक है, उनको बनाने का तरीका से क्या पता चलता है कि किस आर्ट की उस समय पर ज्यादा डिमांड थी या फिर ज्यादा प्रभाव था, ठीक है। किस आर्ट की मतलब किस स्टाइल की ज्यादा, किस स्टाइल का ज्यादा प्रभाव था, ठीक है। इस समय की सबसे प्राचीन इमारत है हांसी का दुर्ग। जो हांसी का किला है दोस्तों, वो इस समय की सबसे प्राचीन इमारत है, ठीक है। इसका निर्माण चौहान राजाओं द्वारा करवाया गया और पठान शासकों ने दोबारा से इसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर जॉर्ज थॉमस ने फिर से इसको एक बार रीडेवलप किया। रोहतक की दीनी मस्जिद हो, हिसार की बहुत सारी इमारतें हैं, जैसे लाहौरी गेट है, हिसार के अंदर है दोस्तों, लाहौरी गेट, ठीक है। और भी लाट की मस्जिद है, जैसे ये भी हिसार के अंदर है। तो ऐसी ऐसी मतलब जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो इस टाइम पे बनाई गई थी, ठीक है। अब नारनौल की इमारतों में जल महल आ गया, छत्ता मुकुंदास प्रसाद है या फिर बीरबल का छत्ता आप बोल लीजिए, ठीक है। और नारनौल के अंदर और भी बहुत सारी इमारतें, जैसे शेरशाह सूरी के दादा है इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है, नारनौल के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो नारनौल के अंदर भी बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें, ठीक है, जिनसे उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। अब थानेसर के अंदर शेख चिल्ली का मकबरा है। शेख चिल्ली कौन थे दोस्तों, एक सूफी संत थे। शेख चिल्ली कौन थे, सूफी संत, ठीक है। और इनको किसने बनवाया था, इनका मकबरा दारा सिकों ने, ठीक है, दारा सिकों ने बनवाया था किसका मकबरा, शेख चिल्ली का। अब देखो एक और है, ये प्रश्न और ध्यान रख लेना कि इसको हरियाणा के ताजमहल की संज्ञा दी जाती है, किसको, शेख चिल्ली के मकबरे को। तो पानीपत की शेख बुली कलंदर शाह का मकबरा हो गया। करनाल के पास यमुना नहर का पुल है, तो उसको मुगल पुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर आता भाई काबुली बाग, पानीपत का काबुली बाग है। नारनौल की साकुली खां का बगीचा है। इंदौर का मुगल उद्यान है। ये सारी क्या है, मध्यकाल की इंपॉर्टेंट जो इमारतें हैं वो, ठीक है, जिनसे इतिहास के बारे में पता चलता है। देखो अगर कहीं पर भवन निर्माण हुआ है, ठीक है, आज के समय में देख लो, अगर किसी के पास पैसा कम है तो वो क्या करेगा बेचारा, दो छोटे छोटे कमरे बना लेगा। अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है तो वो क्या करेगा, 2-3 मंजिल का अच्छे से घर बनाएगा, उसके अंदर इटालियन मार्बल लगाएगा, ठीक है, इम्पोर्टेड शावर लगाएगा। तो क्या पता चलता है, हाँ इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये बेचारा गरीब है। तो जिस शासक की जैसी इमारत होती थी उससे क्या पता चलता था कि आर्थिक संपन्नता इसके राज्य में कितनी थी, ठीक है। अब किसी ने छोटा मकबरा बनवाया है और ज्यादा उसके ऊपर नक्काशी या कोई काम नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक संपन्नता उसके राज्य में कम थी, ठीक है। या फिर आप देखोगे कि अलग अलग तरीके से इमारतें बनाई जाती हैं। तो अलग अलग तरीके से इमारतें बनाई गई हैं, तो आपको क्या पता चलेगा कि उस समय पर किस स्थापत्य कला का ज्यादा प्रभाव था, स्थापत्य कला का ज्यादा प्रभाव था, यानी किस आर्किटेक्चर का ज्यादा प्रभाव था। या फिर आप देखो कि इसी समय पर अगर ज्यादा मस्जिदें बनी, ठीक है, मस्जिदें बनी है, तो आप क्या बता सकते हो मस्जिदें किसका प्रतीक है, मुसलमानों के लिए या इस्लाम धर्म का प्रतीक है ना, इस्लाम का प्रतीक है। तो जिस टाइम मस्जिदें ज्यादा बनी हैं तो आप क्या समझोगे कि इस्लाम धर्म का इस समय पर आधिपत्य रहा होगा। ये सारी चीजें भवन व स्मारक क्या बताता है, किसी समय की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के बारे में
बता। ठीक है, इसके बाद आता है अभिलेख। ठीक है, अभिलेख क्या होते हैं दोस्तों? अभिलेख होते हैं जैसे पत्थरों के ऊपर लिख दिया, इसको क्या बोलेंगे? शिलालेख। तो ऐसी चीजें जो लिखित सामग्री है जो विभिन्न प्रकार जगह से मिलती हैं। तो जो अनेक अभिलेख हमें कहाँ से मिले? मस्जिदों, बावड़ियों, ठीक है, और कब्रों से मिले। ये सब किसके अंदर लिखे हैं? ये फारसी अरबी के अंदर लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि उस समय मुगल शासन था, या फिर आप बोल दीजिए कि ज्यादा समय किसने शासन किया? इस्लामिक जो शासक थे उन्होंने ज्यादा समय तक शासन किया। तो उस समय उनकी प्रचलित भाषा क्या थी दोस्तों? फारसी और अरबी। तो जो भी उस समय का इतिहास आपको मिलेगा वो लगभग इन्हीं दो भाषाओं के अंदर मिलेगा, फारसी और अरबी के अंदर। जो हिंदू शासक हैं, लास्ट हिंदू शासक कौन था दोस्तों? हेमचंद्र। ठीक है, तो हिंदुओं का शासन इस समय पे बहुत कम रहा है। ठीक है, जो आप बोल लीजिए गुलाम वंश है उससे पहले, ठीक है, उससे पहले का कुछ शासन है, जैसे पृथ्वीराज चौहान है तो उमरों का शासन है, उससे पहले हर्षवर्धन का शासन है। तो गुलाम जो पृथ्वीराज चौहान है उसके बाद तो लगभग जो शासक आए हैं वो इस्लामिक शासक थे। तो इसलिए जो भी आपको इतिहास मिलेगा वो किस भाषा में मिलेगा? अरबी और फारसी के। फिर आता है सिक्के। ठीक है, सिक्कों के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था। देखो कि स्वर्ण सिक्के हैं, फिर क्या है? चांदी के सिक्के आने स्टार्ट हुए, फिर आपके आगे तांबे के सिक्के। उसके बाद भी अगर तांबे का सिक्का पहले बड़ा होता था, फिर क्या कर दिया? उसको छोटा कर दिया और उसकी शेप भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कर दी, बिल्कुल गोल नहीं। क्यों? इसके अंदर फिर तांबा कम यूज होगा। ठीक है, उसके अंदर तांबा ज्यादा यूज होगा। तो जिस समय स्वर्ण सिक्के थे ना, तो उस समय आप समझ सकते हो कि जिस साम्राज्य ने स्वर्ण सिक्के जारी किए उसका मतलब क्या है? कि वो आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न था, आर्थिक रूप से संपन्न था। आर्थिक रूप से संपन्नता कैसे आती है दोस्तों किसी राज्य में? पहला, उसकी कृषि अच्छी हो। ठीक है, कृषि अच्छी हो। दूसरा, व्यापार अच्छा हो। और व्यापार क्या हो दोस्तों? दूसरे राज्यों से भी व्यापार, यानी किसी एक राज्य के अंदर खाली व्यापार से काम नहीं चलता, और जब वो राज्य दूसरे राज्यों से व्यापार करता है तो उसके पास ज्यादा पैसा है। जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए उसके राज्य में ये तीनों चीजें फल फूल रही हैं। अब बाद में क्या हुआ? अनियंत्रित खर्च। ठीक है, अनियंत्रित खर्च कर दिया तो क्या हो गया? अनियंत्रित खर्च ने जो राजकोष की हालत है उसको बिगाड़ के रख दी। तो आगे आने वाले शासक क्या करेंगे? चांदी से काम चलाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आर्थिक संपन्नता का पता चलता है किसी राज्य की ठीक है, अब देखो, अब मध्यकाल के जो सिक्के हैं ना दोस्तों, वो जो मिले हैं वो सिक्के वही हैं जो पुराने प्राचीन काल वाले, मतलब इस समय के सिक्के हैं वो कौन से सिक्के हैं? जो पहले मिल चुके। ठीक है, इस काल के जो भी सिक्के मिले हैं वह अन्य स्थानों पर मिले हुए सिक्कों जैसे ही है। ठीक है दोस्तों, यानी जो पहले सिक्के प्राप्त हो चुके हैं उनके जैसे ही हैं। तो इन सिक्कों से हमें विशेष जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन रेवाड़ी राज्य के गोकुल साइन सिक्के, ठीक है, और हेमू के सिक्के और जॉर्ज थॉमस के सिक्के मिले नहीं हैं, लेकिन इनका किताबों के अंदर जिक्र मिला। ठीक है, इसके बाद आता है आधुनिक समय, यानी जो मध्यकालीन इतिहास है हरियाणा का उसके बारे में आधुनिक सामग्री है, उसके अंदर क्या लिखा गया है? पंजाब सरकार ने 19वीं शताब्दी के अंत में कुछ पुस्तकें लिखवाई थी, जिसके अंदर किस किस जगह का जिक्र है दोस्तों? गुड़गांव का जिक्र है, रोहतक का जिक्र है, हिसार का जिक्र है। ठीक है, इन 3 जिलों का जिक्र है हरियाणा का। ठीक है, फिर तारीख झज्जर के अंदर और अमीर दीपिका है, ये क्या है? अमीर दीपिका। ये 2 किताबें हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है उस समय की। ठीक है, इसके अलावा पंजाब तथा हरियाणा सरकारों द्वारा जिलों के गजेटियर और
तहसीलों की बंदोबस्त रिपोर्ट, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिपोर्ट है, ठीक है, यानी शासन करने के लिए जब एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए या फिर प्रशासन को चलाने के लिए बंदोबस्त के लिए रिपोर्ट बनाई जाती है, तो उनसे इस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब पत्रिकाओं में देखो, सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी है दोस्तों? हरियाणा शोध पत्रिका। ये एक वर्ष में 3 बार निकलती है, ठीक है, एक वर्ष में 3 बार निकलती है। इसमें मध्यकालीन इतिहास व संस्कृति पर काफी लेख। यह पत्रिका कहाँ से निकलती है दोस्तों? शुरुआत में एक बार तो रेवाड़ी से निकली थी एक वर्ष के लिए, उसके बाद इसको कौन निकालता है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, यानी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इस नाम से निकलता है। पहले निकलती थी हरियाणा शोध पत्रिका के नाम से, अब किसके नाम से निकलती है? जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज के, ठीक है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, इसने इसके ऊपर एक रिसर्च जर्नल भी प्रकाशित किया है, ठीक है। उसमें हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित सामग्रियां प्रकाशित होती रहती है, ठीक है। जो इस समय का इतिहास है वो किस भाषा में ज्यादा मिलता है दोस्तों? अरबी, फारसी, उर्दू और मराठी, ठीक है दोस्तों। आगे बात समझ में, तो इस क्लास में यही तक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे की क्लास के अंदर वो टॉपिक जैसे आधुनिक इतिहास है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस सीरीज के अंदर। तो आज इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।